I think we've got Mr. Hake finally. आप हर घर शौचालय बोल रहे हो, शौचालय कहाँ पर है? तो the opposition is raising it should. But that's it. That's his That's job. it. That's the the job of of the the opposition. But look, the people's ultimately is going to say, is there a clear-cut intent, a honest intent on behalf of the Prime Minister? जो poor, गरीब, poor, downtrodden है, उनका घर में मैं इस सुविधा को पहुंचाऊं, चाहे वो आयुष्मान हो, चाहे उजाला हो, Right. चाहे शौचालय हो, चाहे पानी हो, चाहे रिजर्वेशन हो. बिल्कुल. Let's ask Mr. Hake. Yes, yes. Let's ask Mr. Hake. Lakshman Hake जी नमस्कार. नमस्कार नमस्कार, बोलिए. नमस्कार नमस्कार लक्ष्मण आगे जी, स्वागत है आपका नेशन नाउ में. लक्ष्मण आगे साहब हैज हैड अ हेयर कट. लगता ही नहीं कि कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम है हाँ आपका. बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कनेक्शन तो बहुत जबरदस्त लग रहा है. लक्ष्मण आगे साहब ये बताएं कि मराठा रिजर्वेशन के लिए सरकार ने कहा है कि वो जीआर इशू कर रहे हैं मंडे को. इस जीआर का क्या मतलब है? ये वास्तविकता में लॉलीपॉप है कि कानूनन जीआर है? बताएं सर. मैं तो अभी स्टेट बैकवर्ड कमीशन मेंबर हूं जी. और एक कमीशन मेंबर होते हुए मेरी राय अलग रहेगी और मैं शिवसेना का प्रवक्ता ये ध्यान में रखते हुए नहीं आपके साथ बात करूंगा. मराठा रिजर्वेशन के बारे में, मराठा कम्युनिटी को अगर संवैधानिक रिजर्वेशन चाहिए जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ, दोज आर सोशली बैकवर्ड्स, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए मुझे इस गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन होगा, ये मुझे नहीं लगता ये लॉलीपॉप ही लगता है और इससे कोई होगा नहीं. ये मेरी राय है. नहीं होगा? क्यों नहीं होगा सर, बताएं जरा प्लीज. साहब, अगर कुणबी ये सर्टिफिकेट मराठा कम्युनिटी को कैसे इशू कर पाओगे आप? जो कुणबी है वो तो ऑलरेडी ओबीसीज में है. करेक्ट. हाँ, तो मराठा कम्युनिटी को कुणबी ऐसा नामकरण करके कैसे रिजर्वेशन मिल सकता है? ये बात है. सो विच मीन्स ये ऑब्जेक्शन पहले भी उठी थी. इसका मतलब ये हुआ अगर आप कुणबी सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं मराठवाड़ा में रहने वाले मराठाओं को, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुणबियों को, जो पहले कुणबी है, उनकी संख्या में बहुत तकलीफ होने वाली है. इसका मतलब रिजर्वेशन में तकलीफ होने वाली है. लक्ष्मण आगे साहब, ये सिर्फ कुणबी के बारे में नहीं होगा. ये तो इस महाराष्ट्र की आधी लोक संख्या जो ओरिजिनली ओबीसीज में है, बीजेएनटी है, ये सारे लोग ओबीसीज में इंक्लूड है. अगर मराठा कम्युनिटी अगर अंदर आएगी, इतनी बड़ी कम्युनिटी, और मैं अभी बोलूंगा नहीं ज्यादा, मगर ये अगर ओबीसी में आएगी तो आरक्षण बचा कहाँ? जी दुरुस्त बात ना. आगे साहब, प्रॉब्लम यह है कि मराठा कम्युनिटी खुद कह रहा है कि कुणबी का सर्टिफिकेट, इन्हें सब जगह से विरोध हो रहा है. मराठा बोल रहे हैं कि हम कुणबी, हम आप नहीं इशू कर सकते सर्टिफिकेट. बहुत सारे जो गुट है मराठा समाज के अंदर, भुजबल साहब वगैरह ओबीसी की जो बड़े बड़े नेता बोले कि आप हमारे कोटा से डाइल्यूट नहीं कर सकते, हमारा कोटा ही रहेगा, उसको आप डाइल्यूट मत करो. बीच में वेदेटीवार साहब ने पहले बोले कि ओबीसी कोटा में ले लो, फिर वेदेटीवार दूसरे दिन फिर पलटी खाए और बोले कि नहीं ये नहीं होना चाहिए. आगे साहब, हाउ डू यू सी इट? ये बहुत कंफ्यूजन चल रहा है सब जगह. साहब, मैं एक स्टेट बैकवर्ड कमीशन का मेंबर होते हुए, आरक्षण किसको दिया जाता है, आरक्षण का उद्देश्य क्या है, आरक्षण का मतलब क्या है, ये सब चीजें ये पॉलिटिकल पार्टीज है, ये पार्टीज और लीडर्स, इन्होंने सब इनका मतलब एक पॉलिटिकल एंगल से सब देखते हैं. ये देखो, हमारा संविधान जिस दिन से शुरू हो गया इस देश में, दोज आर सोशली बैकवर्ड, जो डिप्रेस्ड है जी, जो सैकड़ों सालों से हमारे सिविलाइजेशन, एजुकेशन, इकोनॉमिकल सिस्टम, ये सब जो हमारा देश, हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सब लोगों को सामाजिक न्याय दिलवाना चाहता है. और सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए ये रिजर्वेशन का ये इस्तेमाल करने का घटना और घटनाकारों का ये उद्देश्य था. मगर देश को आबादी मिलने के बाद, देश को स्वतंत्र मिलने के बाद, इस देश में जितने भी योजनाएं थी सामाजिक न्याय दिलवाने के बारे में, वो
सोशली बैकवर्ड लोगों को रिजर्वेशन देके उनका प्रतिनिधित्व सस्टेन करना, ये उद्देश्य था। तो अभी क्या हो गया है 2023 में हर एक आदमी ऐसा बोलता है कि आरक्षण मतलब रोजगार पाना, आरक्षण मतलब हमारी इकोनॉमिकल तरक्की करना। ये तो रिजर्वेशन का पैरामीटर नहीं हो सकता है। रिजर्वेशन का पैरामीटर सोशली है, सोशल। जो जिस कम्युनिटी में जन्म लेने के कारण वो एजुकेशन, सिविलाइजेशन और आर्थिक तरक्की करने में, उस कम्युनिटी में जन्म लेने के कारण वो कर नहीं रहा है, उन लोगों को प्रमोट करने के लिए रिजर्वेशन दे दिया है। जी। मगर हमारे पॉलिटिकल लोग इसका वो पॉलिटिकल एजेंडा बना के हमारे महाराष्ट्र में हर एक जगह पे जो कायदा में कायदा नहीं बोलता है, जो 2000 सोशली बैकवर्डनेस प्रूव नहीं कर पाते हैं, 2000 ये डोमिनेटिंग कास्ट है, उनका जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, उनका कोऑपरेटिव सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है, उनका सिविलाइजेशन में कंट्रीब्यूशन है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के विधानसभा में, हर विधानसभा में सबसे ज्यादा 180 के आसपास मराठा कम्युनिटी के लोग चुन के आते हैं। एमपी सबसे ज्यादा मराठा है। हमारे महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर मराठा कम्युनिटी के हैं। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन के बारे में 1600 पेजेस का रिजल्ट दिया है, मतलब जजमेंट दिया है। वो जजमेंट कोई भी लीडर नहीं पढ़ रहा है, कोई भी जवाबदार आदमी पढ़ नहीं रहा है। आज तक स्टेट बैकवर्ड कमीशन, 4 बैकवर्ड कमीशन ने मराठा कम्युनिटी का सोशल बैकवर्डनेस नकारा है, सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है। अगर ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ, अगर ये सोशल बैकवर्डनेस प्रूव नहीं करते हैं तो इनका ये जो अध्यादेश निकाल के, कानून बना के मराठा कम्युनिटी को कुनबी सर्टिफिकेट देके ये कैसा रिजर्वेशन दे सकते हैं साहब? But I find this very strange, लक्ष्मण आगे साहब, you are a very logical person. हमेशा मैंने देखा है सर, उस तरफ कुछ है क्या? आप बार बार उस तरफ देख रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस है क्या सर? नहीं, मैं होटल में बैठा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है सर, जहाँ पर आप बैठे हैं बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जबरदस्त है सर, बहुत बढ़िया है। आजू बाजू में सब टेबल है और कस्टमर है। मेरे बोलने से कोई ऐसा थोड़ा अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो होने दो, कोई बात नहीं, चलेगा। कोई नहीं, ले सच बात बोल रहा हूँ। ये महाराष्ट्र, उनको बोलिए नेशन नाउ पर हैं सर आप। किस जगह पर हैं सर आप? कहाँ हैं, मतलब कौन से शहर में? मैं अभी मेरे माड़ा लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में माळशिरस तालुका है, जो पंढरपुर के बाजू में एक 30 मतलब एक 20-25 किलोमीटर पे मैं बैठा हूँ। ये होटल है और होटल में मैं बैठा हूँ और आपको ज्वाइन हुआ हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप कुछ खाएंगे पिएंगे भी, आप ऑर्डर कर सकते हैं सर, प्लीज। नहीं, खाते खाते बात कीजिए, खाते खाते बात कीजिए, चाय पीते पीते बात कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सर मुझे आप ये बताइए, ये जो आपने अभी कहा है, ये सबको मालूम है, 1600 पेज का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसमें प्रॉपर रीजनिंग के साथ बताया गया है व्हाई मराठास कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ बैकवर्ड कम्युनिटी। ठीक है सर? सर ये आपने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, प्रदीप जी ने तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। मेरा ये कहना है, ये तो सर एकनाथ शिंदे साहब, अजीत दादा पवार साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी पढ़ा होगा। सबको पता है, किसको पता नहीं है? सबको पता है। तो सर ये बताया जाए फिर क्या हो रहा है, मतलब ये मेरी समझ के बाहर है क्या? ये देखो, मैंने आपको आपके साथ डिस्कशन करते हुए बहुत बार मैंने आपको बोला है, जापान में भी रिजर्वेशन है, यूएसए में भी रिजर्वेशन है, कनाडा में भी रिजर्वेशन है। पूरे वर्ल्ड में 119 मतलब 119 इतने देशों में रिजर्वेशन चल रहा है। और ये रिजर्वेशन ये देखो, आर्थिक तरक्की करना है, गरीबी निर्मूलन करना है, तो उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम है हमारे हाथ में। वो बीपीएल है हमारे हाथ में, जो 5 ईयर प्लान हर बार आते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर है, हर एक चीज है। रिजर्वेशन का मतलब गरीबी हटाओ प्रोग्राम ये नहीं होता है। रिजर्वेशन का मतलब 2000 सोशली बैकवर्ड। मैं एक आपके साथ एक बात करते हुए, आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने
उन्होंने 2 दिन पहला एक स्टेटमेंट किया है। दिया। वो बोलते हैं कि हजारों साल हमने रिजर्वेशन लिया है और इस 75 ईयर से ये जो रिजर्वेशन आरक्षण है और 2 साल हमने सह लेना चाहिए। ये मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है। और दूसरी दूसरी तरफ हमारे महाराष्ट्र के जो जानता राजा है शरद पवार साहब, उन्होंने भी ऐसा ही बोल दिया है कि ओबीसी का आरक्षण को हाथ लगा के ये आरक्षण देना ये अच्छी बात नहीं है। ये दो बड़े लीडर्स अगर ऐसे एक मैच्योरिटी की बात करते हैं तो हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे महाराष्ट्र चलाने वाले जो लोग हैं, इन्होंने इन 2 स्टेटमेंट का मुझे लगता है स्टडी करना चाहिए और उसके ऊपर थोड़ा चिंतन मनन करना चाहिए। हाके साहब, बात यह है कि उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत जी बार बार ये मांग कर रहा है कि जनरल डायर कौन है, जनरल डायर को आप आगे लाओ। लाठी चार्ज किसने किया? मराठा लोग जो वहां पर बैठे थे जलना में, एकदम पीसफुल तरीके से लाठी चार्ज का आदेश किसने किया? जनरल डायर कौन है? बिकॉज आज तक ये कह रहे हैं कि मराठा का एजिटेशन कभी भी वायलेंट था ही नहीं। पूरे महाराष्ट्र में जब भी एजिटेशन हो गया, एक भी ऐसे इंसिडेंट हुआ नहीं कि पहले कभी लाठी चार्ज हुआ था या उन पे फोर्स या बल का प्रयोग करना पड़ा। तो क्या ये जायज है? संजय राउत जी, उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी जब बोलते हैं कि जनरल डायर को सामने आना चाहिए, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हो के साथ? ये हमारे महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी के जो यंग यंग एक्टिविस्ट जो उपोषण पे बैठे हैं, वो उनका आंदोलन डैमेज करना, उनका आंदोलन समाप्त करने का ये गवर्नमेंट में बैठे हुए गृह खातों ने 50-60 गाड़ियां उधर भेज के उनके ऊपर फायरिंग किया, उनको भगाने का लाठीचार्ज करके वो आंदोलन, मराठी में बोलते हैं मुडीत काढण्याचा प्रयत्न, मतलब ये आंदोलन कैसे डिस्ट्रॉय हो जाए, ये आंदोलन लोग कैसे ये आंदोलन से पीछे जाए। ये अभी जो गवर्नमेंट में बैठे हैं ये लोग इस रिजर्वेशन का, ये मराठा कम्युनिटी का जो आंदोलन चल रहा है उससे डर गए। ये बहुत बड़ा बन जाएगा और हम तकलीफ में आएंगे, ये देवेंद्र फडणवीस साहब को मालूम है। इसलिए ये आंदोलन डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने लाठीचार्ज किया है। वो उनके सामने जा सकते हैं। लेकिन हाके साहब, ये तकलीफ में तो आने वाले हैं। हाँ? तकलीफ में तो आने वाले ही हैं सर, क्योंकि आ गए हैं आज। ये देखो, सच को सामना करने का महाराष्ट्र के पॉलिटिकल लीडरों का अभी करेज नहीं है। वो डर रहे हैं, वोटों से डर रहे हैं, हम चुनाव जीतेंगे क्या नहीं जीतेंगे। मगर सच तो बताना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। अगर सच नहीं बताओगे तो आप जाओगे। तुम इन यंग जनरेशन को रिजर्वेशन का मतलब उनका काउंसलिंग होना है। पहला लीडर्स लोगों का काउंसलिंग होना है, बाद में ये यंग जनरेशन है, इस यंग जनरेशन का काउंसलिंग होना है। रिजर्वेशन बचा है कौन से सेक्टर में? ये जो हमारे देश में जो अभी रूलर्स है, इन लोगों ने जितना शासकीय नियम शासकीय आस्थापना है वो बेच डाली है अदानी अंबानी जैसे बहुत बड़े भांडवलदार लोगों को। बचा है कहाँ आरक्षण बचा है सिर्फ ये सामान्य प्रशासन, तलाटी, ग्राम सेवक, पुलिस, शिक्षकों की भर्ती हो नहीं रही है, प्राध्यापकों की भर्ती हो नहीं रही है, पुलिस की भर्ती हो नहीं रही है। तो रिजर्वेशन कहाँ मिलेगा? कहाँ पे बचा है रिजर्वेशन? तो ये रिजर्वेशन बचा ही नहीं है, तो हमने उस तरफ क्यों मुड़ना चाहिए? ये हमारे यंग जनरेशन को, हम बेरोजगार युवकों को हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में जो हमारे मराठवाड़ा एरियाज में हम इरिगेशन, खेती का पानी और पीने का पानी उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। उन शहरों पे एमआईडीसी नहीं हो रही है। हमारे महाराष्ट्र की, अगर महाराष्ट्र एक डेवलप्ड स्टेट मैं मानता हूं, मगर ये जो पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नासिक, इस एरिया में जितनी एमआईडीसी है, मगर लातूर में एमआईडीसी नहीं है, नांदेड़ में एमआईडीसी नहीं है, गढ़चिरौली में नहीं है, यवतमाळ में नहीं है। मतलब ये जो विकास चल रहा है ये असमतोल विकास चल रहा है। और जिनके पास विकास नहीं पहुंचा है, डेवलपमेंट नहीं पहुंची है, उन लोगों को, उन नवयुवक तरुणों को, जवानों को ऐसा लगता है कि ये रिजर्वेशन की वजह से हो रहा है, ये रिजर्वेशन की वजह से हमारी नौकरी जा रही है, रिजर्वेशन की वजह हमको घर बैठना पड़ रहा है। मगर उन लोगों को ये कौन बताएगा कि हजारों साल जिन लोगों से हमने सेवा ली,
जिन लोगों को हमने मानवता का जीवन नहीं दिया, जिन लोगों को हमने शिक्षा नहीं देने के लिए शिक्षा नहीं दी, जिन लोगों से हमने छूत अछूतपना किया, ये सब इन पीढ़ियों को मालूम नहीं है। वो बोलते हैं हमको 90% मिले हैं और उनको 60% मिले हैं। 60 वाला आगे जा रहा है और हम 90 मार्क्स पाके भी हम घर बैठ रहे हैं। ये जो हमारे नवयुवकों के मन में रिजर्वेशन को देखने का जो एक मन बना है, इसका काउंसलिंग कौन करेगा? सोशल एक्टिविस्ट कहाँ है? सोशल मतलब विचारवंत कहाँ है? तज्ञ लोग कहाँ है? हमारे लीडर्स कहाँ है? हमारे मिनिस्टर्स कहाँ हैं कि भाई नवयुवक तरुणों, ये रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है। रिजर्वेशन का मतलब ये है, रिजर्वेशन सिर्फ इंडिया में नहीं दिया जाता, रिजर्वेशन जापान में भी दिया जाता है, रिजर्वेशन यूएस में दिया जाता है। ये जो बाइडन है, उन्होंने अभी उस देश में निगरों को सिविलाइजेशन में लाने के लिए, उनकी तरफ एक मानवता की दृष्टिकोण से देखने के लिए उधर के कानून और स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। तो ये हमारे देश में तो अभी 75 ईयर्स हो चुके हैं। तो अभी मैं मानवता की दृष्टिकोण से, सामाजिक न्याय से, हमारा संविधान क्या बोलता है? हम विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम सारे लोग, हम इधर के सामाजिक न्याय के साथ विकास करना चाहते हैं। ये हमारे संविधान का प्रियम्बल में लिखा है। ये हमारे लक्ष्मण आगे जी, जो आपने बात कही है बिल्कुल दुरुस्त है कि आखिरकार नौकरियां हैं कहां? अरे पब्लिक सेक्टर यूनिट तो सारे के सारे प्राइवेटाइज हो गए। और दूसरी चीज, एक और चीज, हाँ। जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, आज की तारीख में आप सारी नौकरियां ऑन कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर में रिजर्वेशन होता नहीं है। अरे हमारे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पुलिस भर्ती करने का कैबिनेट के सामने उन्होंने मसौदा लाया था। सबसे पहले हमने अरे उनको ट्रेनिंग दे देंगे, उनको डिटेक्शन की ट्रेनिंग दे देंगे और 3 साल के बाद उनको बाहर निकालेंगे और उनका जो हेड रहेगा, उनका जो बॉस रहेगा, उनको पूछ के इस महाराष्ट्र का कायदा कानून वो आगे लेके जाएगा। अरे पुलिस डिपार्टमेंट का भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप? ये क्या बात हो गई साहब? प्राइवेटाइजेशन हर एक चीज में, स्कूल तो बचा नहीं है। हाके साहब देव फडणवीस जी ने आगे जाके ये भी बोला किसानों के लिए, जो फडणवीस साहब ने किया, बोले कि 300 करोड़ 3 लाख कांदा फार्मर, किसान जो कांदा का ये करते हैं, उनको 300 करोड़ 3 लाख फार्मर्स को हमने दिए, कांदा जो उगाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है 350 पर क्विंटल के हिसाब से 1 to फरवरी 23 से लेके मार्च। तो ये कहां तक सच है? और प्राइम मिनिस्टर मोदी आगे जो किसान के लिए देखो हमने क्या किया, एमएसपी हमने 50% बढ़ा दिया, सब्सिडी हमने 230% बढ़ा दिए, 41 हमने फूड प्रोसेसिंग पार्क्स बना दिए। हाके साहब आप जमीन से जुड़े हो, क्या ये सच है? प्याज की बात है, प्याज पे 40% कैप लगवा दिया है। ये दाल है, तूर बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में, तूर दाल का रेट लास्ट मंथ में 110 रुपए तक था, आज 160 170 रुपया है। और उसमें भी अदानी ने बहुत बड़ा स्टॉक करवा के रखा है। उसके आगे जाके सोयाबीन का वैसा ही ये चल रहा है, कपास का वैसा ही चल रहा है, और अभी शुगर केन मतलब वूस जो गन्ना है उसके बारे में भी यही चीज है। हर एक आदमी, हर एक किसान, हर एक लोग ये मोदी गवर्नमेंट के हर एक डिसीजन से नाखुश है, नाराज है। हर एक चीज पे हम डिस्कशन कर पाएंगे, हर एक चीज पे। एमएसपी एमआरपी छोड़ दो, वो तो बहुत आगे की बात है जी। हाके साहब 3.5 करोड़ 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा लिया, मोदी साहब का कहना है। बोले कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पूरे दुनिया में उनका चर्चा है कि किस प्रकार से गरीबी को इस रफ्तार से वो खत्म कर रहा है। तो आप इसमें भी कुछ खोट दिख रहे हैं आपको? बोले कि ये इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स है, पूरे दुनिया में यूएन से भी उनको सराहा कि बहुत जबरदस्त काम किया आपने, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाके साहब ये मेरे पास एक रजिस्टर है, फुल स्केप रजिस्टर्ड। मैं कल दिन भर चार जगह पे मेरी हो दे चर्चा, इस नाम से हम कैंपेनिंग कर रहे हैं। जितनी भी योजनाएं इन्होंने डिक्लेयर की है, वो योजनाएं हम पूरे गांव में जाके उन लोगों को पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी योजना आपको मिली, बीमा आपको कब मिला,
आपको गवर्नमेंट का ये नुकसान भरपाई कब मिली, इसके बारे में हम महाराष्ट्र में अभी कैंपेनिंग पे उतरे हैं। कल हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी साहब नगर जिला में थे। हम ये चीजों जो भारतीय जनता पार्टी ने बोली थी वो मिली क्या? हर एक कम्युनिटी को, वो सोशल जस्टिस रहने दो या आर्थिक तरक्की करना रहने दो या एजुकेशन के बारे में जितने जितने वायदे किए थे वो रहने दो, रिजर्वेशन रहने दो, हर एक चीज पे हम पब्लिक को पूछेंगे ये 10 साल में क्या किया इन लोगों ने। लेकिन लक्ष्मण जितने आगे साहब, वादे आपकी किए बात जो है तूर दाल के बारे में, हम्म, प्रीमियम तूर दाल जो है, प्रीमियम तूर दाल, सबसे प्रीमियम सबसे पॉलिश बेस्ट की हुई, बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी की जो तूर दाल है, जिसको अरहर की दाल कहते हैं यहाँ पे, मुंबई में आज की तारीख में उसका रेट जो है वो 225 रुपए सर। 225 रुपए है। और जी आगे आगे अभी सब दसरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, जी। नवरात्र आने वाला है, और ये ध्यान में रखते हुए और इसका और एक और चीज, बिना चुनी हुई दाल, यानी जिसमें पत्थर भी हैं, वो हाँ 130 रुपए की है और 120 रुपए की है। ये हाँ सामने साहब, जी ये देखो, ये देखो तूर दाल जो जी जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, खाने की चीज है, जी, और हर एक आदमी को दिन में मतलब यूजफुल थिंग है ये। वो लगती है और सर, इसका लगती है इसके लगती है। इसमें भी अदानी बंधु अगर स्टॉक करते हैं और देवेंद्र नरेंद्र मोदी साहब उनके लिए अगर डिसीजन लेते हैं तो ये बहुत सोचने वाली बात है सर, दुरुस्त बहुत बात। सोचने वाली। एयरपोर्ट हम दे सकते हैं, हम समझ सकते हैं, मगर दाल भी उनके हाथ में, ये क्या चीज हो गई? जी हाके साहब, संजय राउत जी ने जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शिवसेना का जो लोगो एकनाथ शिंदे जी को दिया, पार्टी का नाम और सिंबल सब एकनाथ शिंदे जी को दिया, आज वही चीज शरद पवार जी के साथ भी हो रहा है। सिंबल का प्रॉब्लम है, प्रफुल्ल पटेल जी, अजित पवार जी का कॉन्फिडेंस है कि ये सिंबल और पूरे हर चीज हमारी पार्टी भी हमारे पास आ जाएंगे। सुप्रिया सुले आगे जाकर बोल रहे हैं कि आप डेट्स कैसे बोलते हो कि ये डेट में ऑर्डर होगा, ये तो संजय राउत जी बोल रहे थे स्पीकर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, और स्पीकर जो हमारे नार्वेकर जी है वो गोविंदा में नाच रहे थे स्टेज पर। तो संजय राउत जी ने कहा कि नाचना ये क्या है, स्पीकर को शोभा नहीं देता, आप नहीं देता। न्याय दो, हम भी आपको सराहेंगे। तो कैसे देखते हो हाके साहब इस चीज को? ये हम बहुत दिनों से आपके साथ बोलते हुए ये मैं बोलते आ रहा हूँ, ये हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है, निवडणूक आयोग है, और हमारे हर एक कोई घटक राज्य है उसके यहाँ विधानसभा है, उनके जो अध्यक्ष है, इनकी एक गरिमा है, उनका एक पद है, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, ये सामने रखते हुए ये लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपने सिंबल, पक्ष, पार्टी, इसके बारे में आप बोले, भारतीय जनता पार्टी ने जो स्क्रिप्ट लिख के दिया है इन लोगों के हाथों में, उसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। ना कोई लोकशाही बचाने की बात कर रहा है, ना कोई पार्टी बचाने का बात कर रहा है, ना कोई एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पक्षांतर बंदी कायदा क्या बोलता है इसके ऊपर ये तो जो हमारे इसका प्रभाव तो पड़ेगा ना सर। लक्ष्मण हाके जी, जो आप बोल रहे हैं वो तो सबके सामने जग जाहिर है, ऐसी बात तो नहीं है, ये बात छुपी तो नहीं है, हर एक को मालूम ही है ना क्या हो रहा है। तो उसका कोई ना कोई मतलब आखिर में, देखिए साहब, अभी बाई इलेक्शन हुए, 7 बाई इलेक्शन हुए, 2 अगर हम इलेक्शन जो है त्रिपुरा की अगर छोड़ दें, बिकॉज त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में है, वेरी अनफॉर्चुनेटली दुखद बात यह है कि आज की तारीख में जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में होता है उसका इफेक्ट कोई मेन स्ट्रीम बाकी देश के ऊपर नहीं पड़ता है। जैसे महाराष्ट्र का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, वो नहीं पड़ता है। तो आप देखें वहां पर इंडिया अलायंस जो है वो 4 सीटें जीते हैं, आप लोग 4 सीटें जीत के आए हैं, 4, और बीजेपी ने सिर्फ 1 सीट जीती है, मतलब, और वो भी उत्तराखंड में। बाकी हर जगह पे उत्तर प्रदेश की जो सीट है, वेस्ट बंगाल की जो सीट है, और उसके अलावा जो माशाल्लाह ये केरल की जो सीट है, वो सारी की सारी मतलब इंडिया अलायंस ने जीती है। तो लिहाजा लोगों का मन तो बन रहा है ना, धीरे दिख रहा है, मन बन रहा है। मेरे मैं बहुत दिनों से आपके साथ में मेरी राय रख रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ हर एक जगह पे। महाराष्ट्र का किसान, महाराष्ट्र का कष्टकरी, महाराष्ट्र दलित, अल्पसंख्यक, सोशली बैकवर्ड, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के हर एक डिसीजन से नाखुश है। और ये मेरे महाराष्ट्र के आज इलेक्शन हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की 5-10 सीटें भी नहीं आएगी लोकसभा की। कितनी सीटें सर? 5? 5-10 भी नहीं आएगी। 5-10 नहीं, वाह। अरे मैं बहुत मैच्योरिटी से मैं आपको बोल रहा हूँ, 5-10 भी सीट नहीं आएगी। सबसे पहला विदर्भ में उनके गढ़ को सुरंग लगेगा।
लेकिन देख सर, लो, ये देख लीजिए। वो इंडिकेशन तो आ रही। लेकिन सर ये मैं मानता हूँ आप बैकवर्ड कमीशन के आप मेंबर हैं, लेकिन फिर भी जो आपने अभी बातें बताई और जो एनालिसिस आपने किया और जो सुप्रीम कोर्ट की जो 1600 पेजेस की रीजन्ड जजमेंट है, इट्स अ रीजन्ड जजमेंट ऑन व्हाई मराठास कैन नॉट बी गिवन बैकवर्ड स्टेटस, यानी मराठाओं का जो स्टेटस है वो उनको बैकवर्ड करार नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? मेरा ये कहना है, तो फिर तो सर ये तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है एक तरीके से धोखा देखा जाए। मुझे ये देखिए, एक चीज मैं आपके सामने रखता हूँ। और वो भी पब्लिक में, सबके सामने, मतलब सुनो हाँ हम दे रहे सुनो, हैं एक लॉजिकल बात आपके सामने रखता हूँ। जी। ये जो लोग जो रिजर्वेशन का मतलब न मालूम होने के वास्ते अगर लोग ऐसे बोलते हैं कि हम गरीब हो चुके हैं, हमें जमीन नहीं बची है, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, उन लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके 10% ये जो रिजर्वेशन ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में दिया हुआ है। इनको इस ईडब्ल्यूएस को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? जी क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया आपके? मैं समझ में आ गया सर। ईडब्ल्यूएस को फॉलो हाँ। करना चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हाँ, Correct. अगर हम इकोनॉमिकली तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, जी। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं शिवसेना का स्पोक्स पर्सन नहीं बोल रहा हूँ आपके सामने। मैं एक स्टेट बैकवर्ड कमीशन का मेंबर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ, और मुझे जितना समझ में आया है रिजर्वेशन का मतलब, ये ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमिकल तरक्की ना करना, ये पॉलिटिशियन और ये हमारे गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं, पार्टियां हैं, डिसीजन वाले लोग हैं, ये फेल्यूर है कि इन्होंने विषमता पूर्वक डेवलपमेंट किया हमारे देश में। मैंने अभी बोला, मेरे महाराष्ट्र का मैंने बोला, सिर्फ पुणे मुंबई ये जो कैरिडोर है, इस कैरिडोर में ही डेवलपमेंट, एमआईडीसी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, पश्चिम महाराष्ट्र में बड़े बड़े शुगर मिल आती है, मगर 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 जो ड्राईलैंड है, दुष्काली प्रदेश है, जहां पे पानी नहीं पहुंचता, ये सारे बहुत सारी खुदकुशियां किसानों की होती है। जी। इनके ऊपर अगर इलाज देते हैं, खेतों का जो माल प्रोडक्शन आता है उसको अगर एमआरपी एमएसपी देते हैं, अगर उनको डेवलपमेंट, उनको बिजली फ्री में देते हैं, इनको इनको अगर अच्छी तरह से हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये लोग आरक्षण नहीं मांगेंगे। मगर ये जो हो रहा है, ये बहुत बहुत मतलब जी। आजार इस पाँव को हुआ है, दुख इस पाँव को हुआ है, और इंजेक्शन इस पाँव को, बैंडेज इस पाँव को बांध रहे हैं। ये ऐसा ऐसा चल रहा है। अच्छा, दूसरी ये एग्जांपल जो दी जा रही है, दूसरा उदाहरण जो दिया जा रहा है वो ये है कि भाई तमिलनाडु में 59% रिजर्वेशन है अभी भी, तो नहीं था। उसका हाउ नहीं। इज दैट रेलेवेंट हियर? जेन्युइनली है? नहीं, मैं उसके ऊपर, ये तमिलनाडु का रिजर्वेशन है, इसके ऊपर एक कायदा और कानून, ये 60% जिस दिन रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया, तो उनका पॉपुलेशन और सोशली बैकवर्डनेस का ये जो सब दायरा है, मैं आपको एक स्पेशली प्रोग्राम में तमिलनाडु के बारे में मैं आपको बोल दूंगा। मगर तमिलनाडु का एग्जाम्पल हमारे दूसरे कोई भी स्टेट में सर ये लागू नहीं 50%, ये कहा जाता है 50% कैप जब आया, ये रिजर्वेशन उसके पहले दे दिया गया था, इसलिए अभी भी चल रहा है। यस जी यस, जी। और वो कानून में ही है, और कानून में, और वहां पर भी तमिलनाडु में भी बहुत बड़ी डिमांड आ रही है ब्राह्मण कम्युनिटी से कि क्योंकि आज की तारीख में ब्राह्मणों का बहुत शोषण हो रहा है, इसलिए उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए, जो कि अभी तक नहीं मिला है। शोषण कौन सा शोषण हो रहा है? ये इसके ऊपर उनकी आरक्षण की मांग पे हम सोच सकते हैं, कौन सा शोषण? मतलब ये गरीब होना, ये रिजर्वेशन का पैरामीटर नहीं है। मैं अब आज भी बोल रहा हूँ जी, गरीब होना, लेकिन अमीर होना भी नहीं होना चाहिए ना सर, क्योंकि तमिलनाडु में जो रिजर्वेशन मिला, देखिए द चेटियार कम्युनिटी, नायर कम्युनिटी, वोकलिका कम्युनिटी, दे वर द वंस हु गॉट द मैक्सिमम रिजर्वेशन एंड दे वर ऑल लैंडलॉर्ड्स। आप देखिए, नहीं है ना, है। ये देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जी बोलिए मैं सर। क्या बोल रहा हूँ, ये हमारे महाराष्ट्र में भी अभी एक कंजार भाट ऐसे एक विमुक्त जाति में एक कम्युनिटी आती है, उन्होंने उनके पास जो लैंड थी उन्होंने बेच दी क्या, नहीं तो दारू, मतलब क्या बोलते हैं उसे, मोहकुल की दारू निकालना और दारू बेचना,
ये जी। उनका बिजनेस है। जी। उनके हाथ में सोने का कंडा रहता है, गले में सोना रहता है, घर बहुत अच्छा रहता है। जी। इसका मतलब ये नहीं हुआ उसके पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो 2000 जी। सोशली इम्प्रूव्ड। राइट। ये बैकवर्डनेस और ये जो रिजर्वेशन है इसकी इसके पैरामीटर्स और इसके जो बेसिक बट दिस लॉजिक है माइट ये बहुत अलग है। बट लक्ष्मण आगे साहब, आपकी बात मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। बाकी मेरे दर्शक हैं जितने, वो भी समझ चुके होंगे, हमारे दर्शक सब समझ चुके होंगे। लेकिन ये तो मतलब एक तरीके से पॉलिटिकल सुसाइड है ये लोग जो कर रहे हैं। मतलब व्हाट ये आर दे लोग कर डूइंग? रहे हैं, ये रिजर्वेशन है ना, जी। ये तलवार रहती है ना, तलवार को एक बाजू को धार रहती है, मगर इस आरक्षण की तलवार को दो बाजू को धार है। ये कैसे भी चलाए, वो खुद भी कट सकते हैं और सामने को भी कटवाएंगे और खुद भी कटेंगे। ये हाके राकेश ऐसी है साहब हाके इसका। साहब हाके साहब, बीजेपी का आरोप है कि ये गठबंधन गठबंधन जो है ये सनातन धर्म विरोधी है। तो उस पे आप क्या कहना चाहोगे? जिस प्रकार से जूनियर स्टालिन ने जो वहां पर कुछ जिस प्रकार सनातन धर्म को कोविड, मलेरिया, डेंगू और इस प्रकार से पूरे सनातन धर्म को खत्म होना चाहिए, तो आपका क्या राय है? बिकॉज आई थिंक आपका पार्टी शिवसेना ने विरोध किया, संजय राउत जी ने बोला कि नहीं, हाँ। मैं मेरी राय रखूंगा। हमारा देश, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा निधर्मी, हमारे देश की प्रतिमा, गरिमा, ये गरिमा हमने, हमारा धर्म हमारे प्राइवेट लेवल पे, मेरे खुद मैंने कौन सा धर्म अपनाना है, कौन सा आचार विचार करना है और मैंने क्या पहनना है और कौन सी उपासना करना है, ये मेरे खुद की राय रहेगी। तो मेरा धर्म मैं कौन सा भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, मगर मेरे देश की जब जिस दिन देश का मुद्दा सामने आएगा तो हमारा भारत देश, हमारा संविधान, हमारा निधर्मी गवर्नमेंट ये आना चाहिए। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद अभी 77 ईयर्स हो चुके हैं, आज भी हम सिंबॉलिक राजकारण कर रहे हैं, धर्म धर्म की बातें आगे ला रहे हैं। इन्होंने इतिहास में ऐसा किया, इन्होंने ये मंदिर बनवाया, इन्होंने मस्जिद बनवाई, इन्होंने ऐसा, आज जात के ऊपर, धर्म के ऊपर दंगे फसाद होते हैं। ये इमेज 2024 में इस देश को हम एक बाजू को बोलते हैं कि हम 5वीं नंबर की इकोनॉमी वाला बहुत बड़ा देश है, एक बाजू को हम बोलते हैं कि हम चंद्रयान मुहिम सक्सेस कर रहे हैं, चंद्रयान पे हम गए हैं, हमको उसका अभिमान है ना। हम एक बाजू को इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतने अच्छे, इतना फॉरवर्डनेस दिखा रहे हैं, और दूसरी बाजू को सत्ता में आने के लिए हम धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कौन सी रणनीति है? लेकिन ये सर ये तो यहाँ पर तो उदयनिधि स्टालिन साहब ने शुरुआत करी है ना, उनको क्या जरूरत पड़ी थी ये बोलने की? कौन भी रहने दो, मैं क्या उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं, कौन भी रहने दो। जी। जो आदमी सत्ता पाने के लिए, चुन के आने के लिए और निवडणूक के एजेंडे पे दंगा फसाद कराता है, इतिहास का एक आध दूसरा इश्यू लेके, अरे इतिहास तो प्रेरणा लेने के लिए होना चाहिए। इतिहास तो हमें कोई स्पिरिचुअल बातें सामने जो सकारात्मक हो, जो राष्ट्र के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने में हो, वो इतिहास को इस तरह देखना चाहिए। आगे हम साहब, तो बट आगे जाके राहुल गांधी जी ने कल वहां पर वही बोला बेल्जियम में, उन्होंने कहा कि गांधी का देश या गोडसे का देश, गांधी से इंडिया और गोडसे से इंडिया। वो जब भी सावरकर वाले इशू उठाते, गोडसे का इशू उठाते, तो एमवीए में एक दरार हो जाता है। पवार साहब ने बार बार, उद्धव ठाकरे जी ने खुद कहा बार बार, सावरकर का इशू ले लोगे तो तकलीफ होने वाला है। तो कैसे आपको लग रहा है कि 2024 तो सब एक साथ आ जाएंगे? नहीं, मैं मेरी राय आपके सामने में रखूंगा कि इस देश में आज भी चुनाव सिंबॉलिक पॉलिटिक्स, सिंबॉलिक धर्म हाथ में लेना है। हम इस कम्युनिटी के, हम इस जात के, हम इस धर्म के, चलो दंगा फसाद कराएंगे और पोलराइजेशन करेंगे। हर एक लीडर्स ने बेरोजगारी पे बोलना चाहिए, हर एक पार्टी ने किसानों के बारे में बोलना चाहिए, हर एक पार्टी ने इतनी बड़ी, मैंने लास्ट बार आपको बोल दिया था, 1% लोगों के हाथ में 85% इस देश की संपत्ति है। करेक्ट करेंगे, मैं भी कल और अपडेट करूंगा। 1% लोगों के हाथ में 85% प्रॉपर्टी है। सर ज्यादा होगी अभी, ज्यादा होगी जी। और 99% लोगों के हाथ में 10-15% प्रॉपर्टी है। जी। अगर ऐसा इतना इनबैलेंस अगर इस देश में, क्या इन लोगों ने जन्म लिया है? कोई लोगों ने सिर्फ शारीरिक श्रम करने के लिए जन्म लिया। I am absolutely certain Mr. Lakshman Hake will shortly be in Parliament. लक्ष्मण आगे साहब बहुत जल्दी
लोकसभा में वरना राज्यसभा में जरूर होंगे, ये पक्का है, इसमें दो राय नहीं है। और ये मैं 10वीं बार बोल रहा हूँ यहाँ पे, याद रख लेना। एंड रिमेंबर यू हर्ड इट राइट हियर फर्स्ट। लक्ष्मण आगे साहब भूल मत जाइएगा, मैंने बोला था कि आप लोकसभा या राज्यसभा में जरूर होंगे बहुत जल्दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच सर, ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय जय शिवाजी। भवानी, जय भवानी, जय हिंद।